जिंदगी जिंदाबाद, ये तमाम जो टैगलाइन है, ये टैगलाइन बहुत दिनों से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं टनल के अंदर, वो लगातार रेस्क्यू की ओर बढ़ रही हैं और कभी भी उनका रेस्क्यू किया जा सकता है। सिलकारा टनल में पिछले 13 दिनों से मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। देर रात ऑगर मशीन के आगे गार्डर आने से मशीन को रोकना पड़ा था और गैस कटर से गार्डर को काट दिया गया। टनल में रेस्क्यू अभियान की बागडोर संभाल रहे पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्वे ने बताया कि भूगर्भीय सर्वेक्षण में पता चला है कि अगले 6 मीटर तक कोई लोहे की चीज नहीं है, जो कि एक सुखद खबर है। ऐसे में बचाव एजेंसियों को आसानी से जो है वो रेस्क्यू करने में सफलता हासिल होगी। वहीं पुलिस ने मजदूरों को टनल से अस्पताल तक पहुंचाने की भी पूरी व्यवस्था कर ली है। ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किया गया है। बस अब कुछ ही घंटों में टनल में फंसे हुए जो मजदूर हैं वो टनल से बाहर निकाल लिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन सिलक्यारा टनल में चल रहा है और टनल हादसा जब से हुआ है आज 13वां दिन है और 13वां दिन में भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि कल रात कुछ और तकनीकी खराबी यहाँ पर आई थी। मशीन के सामने जो है ऑगर ड्रिलिंग मशीन के सामने एक गार्डर आ गया था, जिसकी वजह से अभियान को रोकना पड़ा था। उस गार्डर को गैस कटर से काटा, उसके बाद जाके जो है काम आज सुबह शुरू हो पाया है। और सुखद खबर ये है, जैसे कि भास्कर खुल्वे जो कि पीएमओ के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि 6 मीटर तक कोई भी लोहे की चीज नहीं है, जिसे कोई अड़ंगा नहीं आएगा और आसानी से जो है आगे ड्रिल किया जा सकता है। और ये जो जानकारी है वो भूगर्भीय सर्वेक्षण के बाद पता चली है। तो लगातार एचएनएन के माध्यम से आपको अपडेट दे रहे हैं हम और लगातार बता रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बस कुछ ही समय और जब जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा और रेस्क्यू होने के बाद जो है यहाँ पर उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। सब तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से पूरी हैं। यहाँ पर एक ग्रीन कॉरिडोर जो है स्थापित किया गया है, जहाँ से मजदूरों को अस्पताल तक पहुँचाया जाएगा। वहाँ पर उन्हें समुचित इलाज जो है वो दिया जाएगा और फिलहाल वहाँ पर अगर किसी को अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत पड़ रही है तो मेडिकेशन बाहर से भेजा जा रहा है, खाना यहाँ पर से दिया जा रहा है, पका हुआ भोजन उन्हें देना शुरू कर दिया गया है। खिचड़ी के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद फल फ्रूट्स, दूध, उसके बाद रोटी सब्जी, दाल चावल, इस तरीके की चीज़ें जो है अंदर भेजी जा रही हैं और लगातार बाहर से प्रशासन जो है लगातार लगा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो यहाँ पर जो है लगातार जानकारियां अधिकारी दे रहे हैं, ऑफिशियल आधिकारिक जानकारियां जो है लगातार साझा की जा रही हैं, जो हम अपने चैनल के माध्यम से भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे में कोई भ्रांतियां ना फैलें, कोई गलत खबर जो है जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए ऑफिशियल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इस ऑपरेशन में, इस पूरे ऑपरेशन में एक चीज़ बहुत सराहनीय है कि इसमें कहीं भी कोई लूपहोल नहीं छोड़ा गया है। तमाम जानकारियाँ जो हैं वो सही तरीके से पहुँचाई गई हैं, सही आकलन कर यहाँ पर जो है जानकारियाँ अधिकारियों की तरफ से दी गई हैं। चाहे एनडीएमए ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी हो, या फिर भास्कर खुल्वे जो कि पीएमओ के अधिकारी हैं उन्होंने दी हो, या फिर नीरज खैरवाल जो सचिव है उत्तराखंड सरकार के, उन्होंने जानकारी साझा की हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। डीजी एनडीआरएफ, तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन में एजेंसियां लगी हैं उनके चीफ्स वहां पर मौजूद हैं। तो समय समय पर मीडिया के साथ ये जानकारियां साझा की जा रही हैं। और आज आपको बता दें कि 13वां दिन है और 13वां दिन में भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगे कोई परेशानी ना आए, अड़चन ना आए, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि भूगर्भीय सर्वेक्षण यहाँ पर करवाया गया था, क्योंकि रात को गर्डल यहाँ पर जो है गार्डर जो है वो सामने आ गया था और उसके बाद मशीन को रोकना पड़ा था। उसको पहले गैस कटर के माध्यम से काटा गया उस गार्डर को, उसके बाद आगे ड्रिलिंग आज सुबह शुरू की गई है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा और तमाम जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल के उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। तो लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट्स दे रहे हैं।
है, जैसे कि नीरज खैरवाल जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि पहले पाइप से 51 से 52 मीटर तक अंदर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं अगर दूसरे पाइप की बात की जाए, क्योंकि दूसरा भी 6 मीटर का है, तो उसमें ब्रेक थ्रू होने की भी संभावना है। लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं और जो है पूर्वानुमान है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा। ये पूरा प्लान है। GPR यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग जो रडार है उसके माध्यम से ये पता लगाया गया कि 5.4 मीटर जो है वहां पर कोई भी हर्डल्स या कोई भी बाधा नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि अगर दोबारा कोई बाधा आती है तो मशीन को अगर खोला जाता है, उस केस में GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से बताया ये भी गया है कि 600 टन की ये मशीनें हैं और जितनी पावर, जितनी फोर्स यहाँ पर लगाई जाती है, उसके हिसाब से अगर आगे जरूरत पड़ती है तो ज्यादा प्रेशर लगाया जा सकता है। अन्यथा जो एंड में जो मलबा फंसा हुआ है उसमें ब्रेक थ्रू करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसी तमाम जानकारियां जो है पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए अधिकारियों ने दी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पे 13 दिन से सब लोग जो है खड़े हो रखे हैं। आपकी परेशानी में जो है आप सब लोग परेशान में हैं अभी। तो दूसरी बात, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, लगता है कि अभी 6 मीटर पाइप अंदर शेष है जाने के लिए। लगता है कि आज 2 बजे तक वो सब लोग बाहर आ जाएंगे। और सभी यहाँ पे सरकारें काम कर रही है, राज्य सरकार, प्रदेश सरकार, सब लोग यहाँ पे जो है तन मन से लगे हुए हैं। पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ, हमारी पूरी भंडार सिंह की जनता, सम्रांत जनता यहाँ पे आ रही है। भगवान से दुआ करे कि हे भोगनाग देवता इनको एक बार जरूर बाहर निकाल दे। और मेरा माननीय मोदी जी से कहना है कि इस स्थल को एक बार जो पर्यटन स्थल बनाया जाए, क्योंकि आपके सामने प्रत्यक्ष है 60 जो यहाँ पे 40 लोग फंसे हुए हैं। भगवान भोगनाग देवता की कृपा से सब लोग सुरक्षित हैं। और आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग इस स्थान को एक बार जो पर्यटक स्थल घोषित करने की कृपा करें। जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको हॉस्पिटल तक ले जाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसे रेस्क्यू का काम पूरा हो जाता है, तत्काल हम ग्रीन कॉरिडोर यहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक, चिन्याली रोड में एक जगह चिन्हित है, वहाँ पुलिस की कार्डन अप किया गया है, हॉस्पिटल चिन्हित हो गए, यहाँ एम्बुलेंस इत्यादि सब रेडी रखे हैं तैयारी हालत में। जैसे ही उनको रेस्क्यू करके लाया जाएगा, तत्काल पायलट और स्कॉट के माध्यम से, साथ ही कम्युनिकेशन के माध्यम से हम पूरी जितने भी अंदर फंसे हुए लोग उनको हॉस्पिटल तक ले जाना हमारी प्राथमिकता रहेगी, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था हम लोग करें। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राजन सक्सेना, युवा नेता है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्वामीनाथ जायसवाल, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ चंचल कुमार जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी राजन सक्सेना जी। उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें ये टनल का निर्माण हुआ, यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन जिस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 13वां दिन है, क्या कहेंगे? पहले शॉर्ट में आपका वक्तव्य जानूंगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी लगातार उस मुद्दे को देख रहे हैं और जो भी सुझाव ऑफिस के सरकार ने लगातार काम कर रहे हैं, उनकी निगरानी रखे हुए हैं। और हम लोग इस तरह से लगातार आपसे देखिए होंगे, आपने ITBP का करगिल में बहुत अच्छे काम किए, DRM का टीम काम कर रही है। आपके अटल कंपनी का जो काम किया आपने देखा होगा, तो ने लगातार पाइप के अंदर घुस के के अंदर बहुत गर्म और बहुत अच्छा साधने का काम किया। और आपने देखा कि मतलब जो भी हम लोगों के काम है वो बहुत तरीके से जिसमें भी सहायता कर सकते हैं वो लगातार कर रहे हैं। और हमारी जो भी आर्टिकल कंटिन्यू है ITBP लगातार काम कर रहे हैं। जी ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में आपने भी देखा होगा 13 दिन से देश विदेश सभी की नजर इसी पे टिकी हुई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, 41 हमारे मजदूरों, श्रमिकों का जान आफत में फंसा हुआ है, उनके परिवारजन भी चिंतित हैं और भगवान का कृपा है कि अभी उसमें वो बचे हुए हैं और सकुशल वो निकल के आए, यही कामना हम लोग प्रभु से करते हैं कि जिस तरह उनको जिंदगी जो टर्मिनल बनाया जा रहा है, चाहे कोई भी खदान वदान होता है, वहाँ पर जिस तरह से मजदूर श्रमिक हमेशा असुरक्षित रहते हैं, इनके लिए कोई सिस्टम बनाना चाहिए, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। कि आप देखिए 13 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 13 दिन से पूरा
इसमें राजनीति की बात नहीं है, वो प्रयास कर रही है, सरकारें कर रही हैं और इसमें उनकी जिसकी जान फंसी हुई है वो हमारे देश के मजदूर हैं, श्रमदाता हैं और उनको निकलना, उनको बचना सबसे बड़ा प्राथमिकता होता है और इसमें सबका सहयोग होना चाहिए और सबको मिलकर प्रार्थना करना चाहिए कि जल्द से जल्द जिस तरह से 13 घंटे निरंतर प्रयास चल रहा है, सुरंग में जीपीआर तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और सुरंग में टेक्नोलॉजी पहाड़ से टक्कर, कभी कुछ आ जा रहा है, कभी कुछ आ जा रहा है, उनके तक खाना वाना पहुंचाना निरंतर हम लोग देख ही रहे हैं। चर्चा का विषय है कि 41 लोगों का जान फंसा हुआ है। सफलता जब पूर्ण होगा जब वो निकल के बाहर आए, अपने घर तक पहुंचे, सुरक्षित हों, ताकि उनके जान माल बचे और अपने परिवारजनों से मिले, क्योंकि ये जिंदगी की सवाल है 41 मजदूरों का और ये हमारे श्रमदाता को जल्द से जल्द बचाए। यही प्रार्थना है आपके माध्यम से मजदूरों के परिवारजनों को, उसमें झारखंड के मजदूर, बिहार के मजदूर, कई स्टेट के लोग उसमें हैं जो काम कर रहे हैं। सारे लोग उसमें जिस तरह से हुआ, वहाँ पे एक भगवान बैद्यनाथ का मंदिर भी है और वो लोग वहाँ के लोग लोकल बहुत मान्य मंदिर का टूट गया था लेकिन उसको फिर बनवाया गया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में वो जो बन रहा था टनल, तो इसी की वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि इसी की वजह से कम से कम बचे हुए उनका कृपा है और उनको बनवा दिया गया, तो कम से कम उनका आशीर्वाद होगा, ये सुरक्षित निकल के आएंगे। ये मानना है वहाँ के लोकल लोगों का और उत्तराखंड में बहुत बड़ा ये बच जाते हैं तो ये सबसे बड़ा सफलता होता है सरकार का भी और जनता के विश्वास और मजदूरों का जो एक सबका प्रयास और सफलता का एक कारण होगा। जिस तरह से निरंतर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, केंद्रीय एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, सारी शक्ति लगा दी गई है। तो ये तो जो सरकार होता है इसमें राजनीति की बात नहीं है, ये देश में एक आपातकालीन जिस तरह से स्थिति आया है इसके सुरक्षा पे हम लोगों को सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस तरह का टर्मिनल बनता है, उसके बनने से पहले उसका जांच परख कर लेना चाहिए कि उसके नीचे क्या है। सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। पहले तो जो आफत आया हुआ है पहले इनको निकाला जाए। कल भी लग रहा था कि निकल जाएंगे लेकिन प्रयास चल रहा है लेकिन नहीं हो पाया। आज देखिए आशा और विश्वास के साथ सारे लोग कर रहे हैं कि आज निकाल दिए जाएंगे। भगवान और प्रभु बाबा विश्वनाथ का कृपा हो, निकले और सकुशल निकले, 40 लोगों का जान बचे, जिससे वो अपने जीने और परिवार के साथ समय बिता सके। बिल्कुल। चंचल कुमार जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंता का विषय है और सरकार दोनों जगह डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी केवल शो और इवेंट करने में मस्त, उनको प्रचार करने से फुर्सत नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में काम करने का काम करते हैं। इतना बड़ा सोचिए, अब इतने समय हो गए, इतना लंबा समय बीत गया, इतना बिग फेलियर है ये, इतना बिग फेलियर है और सरकार द्वारा आप केवल सोचिए झांसेबाजी, जुमलेबाजी कर रहा हूँ, उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी जो परिवार इस बात संदेह नहीं होगा कि हमारे परिवार में कब न जाने कब कोई अनहोनी हो सकती है और किन परिस्थितियों में वो लोग होंगे। और ये घटनाएं एक दो बार की नहीं, घटनाएं लगातार होती रह रही हैं और इसमें जो है सरकार एकदम, आप सोचिए प्रधानमंत्री जी शूटिंग कराने में लगे। आपको याद होगा जिस तरीके से पूरे देश में एक प्रचार प्रसार, एक हजारों करोड़ रुपए का यूज करके जो है आम जनमानस के पैसे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट ऑर्गेनाइज करा के जो है हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं। क्या चिंता है इस परिवार और हम और आप टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, क्या उसके लिए इतना समय लग जाना चाहिए था? और अभी हमारे हाथ क्या हासिल लगा, अभी हम क्या कर पा रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल बहुत गंभीर चिंता का विषय है। आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब से 2014 के प्रधानमंत्री बने, ये हम लोग नहीं कह रहे, पूरे देश में एक शब्द चल रहा है, टॉप ट्रेंडिंग हुआ पनौती शब्द। आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेडियम का नाम अपने नाम रख लेते,
अब सोचिए कितनी मतलब दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी को और कोई नया स्टेडियम भी बनवा सकते थे, जिन पटेल जी के बारे में लगातार लोग सवाल बोलते हैं, ना जाने क्या क्या बोला करते हैं, ठीक है, और वो खुद अपना नाम रख लेते हैं। और आपको मैं बता दूं, ऐसी भी कई सारे बीजेपी के नेता इस बात का जिक्र भी कर रहे थे ऑफ रिकॉर्ड। उन्होंने बताया कि अगर विश्व कप जीत जाते तो प्रधानमंत्री जी शायद हो सकता है ये जो चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में, तेलंगाना में, शायद इन लोगों के प्रोग्राम भी करवा रहे थे। राजधानी में घुमाने का भी प्रोग्राम था, जो ट्रॉफी लेकर के मतलब जो है कई सारे रेडियो का प्रोग्राम था, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बन गई थी। प्रधानमंत्री जी बकायदा इंडियन लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं, मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, लोग एक चर्चा आम है। चंचल जी, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकूंगी सर, टनल पे वापस आ जाइए, प्रधानमंत्री पे जिक्र होता रहेगा, अभी टनल पे वापस आ जाइए प्लीज। मैं टनल पे ही वापस बैठा हूँ, क्या बताऊंगा आपको टनल के बारे में? आप जो डिबेट करा रहे हो, एक बार महंगाई का भी डिबेट कराइए। महंगाई पे भी करते हैं सर, हम महंगाई पे भी करते हैं, अभी मुद्दा ये है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है यही है। अभी प्रधानमंत्री जी का मथुरा का दौरा करके आए, चंचल जी मथुरा की सड़कों का क्या हाल है? इस पे सवाल उठ रहा है इसलिए क्योंकि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। चंचल जी, आपकी बातों से समझ में आ रहा है, लेकिन आप ये बताइए, जिन चीज़ों पर आप सवाल उठा रहे थे, यहाँ पर जो आपको जानकारियां अगर हो तो लगातार प्रधानमंत्री जो हैं इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, कुछ समय समय पर मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। आपके चैनल ने कितनी डिबेट कराई थी जी? मणिपुर में जिस तरीके का विभत्स पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान हमारा जो देश है, लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया में माहौल बना, कितनी डिबेट हुई मीडिया के लोगों के द्वारा। अभी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग विपक्ष की बात करें, मूर्खों का सौदागर सरदार बोलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी क्या क्या कवरेज करते हैं, कितनी डिबेट करते हो? सर, आपकी बात समझ रहे हैं, आप मीडिया पे सवाल उठा सकते हैं, आप विपक्ष की पार्टी हैं, आप सरकार पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए सर, जिस मुद्दे को हम उठा रहे हैं वो इंटरनेशनल प्रेजेंस ले चुका है सर, उस मुद्दे पर उठा रहे हैं, और आप ही लोग सवाल उठाते हैं कि टनल की सिक्योरिटी नहीं है। आप लोग जब टनलिंग करते हैं, सड़कें बनाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी नहीं चेक करते। ये तमाम सवाल तो उठाए गए थे ना, इन्हीं पर तो चर्चा करनी है सर, और क्या चर्चा है इसमें? तो मैडम, वहाँ पे 7 साल से सरकार है इस पार्टी की, डबल इंजन है, क्या काम कर रहा है? इतनी दुर्व्यवस्थाएं, इतनी दुर्घटनाएं हो रही है उत्तराखंड में और पूरे देश में। आप देखिए, आप सोचिए ना, आज कौन सा ऐसा परिवार नहीं है जो अपने बच्चे को फीस को लेकर परेशान नहीं है? कौन सा ऐसा परिवार है जो अपने परिवार के इलाज को लेकर परेशान नहीं है? सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, लखनऊ में बैठा हूँ, सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, और प्राइवेट अस्पतालों में गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता है। पूछना नहीं चाहिए चंचल जी, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर यही परिस्थिति सपा के टाइम पे कहीं आई होती तो आप लोग क्या करते? क्या उस समय पर जब आप पे सवाल उठते तो आप क्या कहते? तो हमारे अगर ऐसी परिस्थिति आई होती तो उसमें हम लोग राजनीति नहीं करते, उसके लिए मुकम्मल जो है जो भी सुविधाएं हो सकती थी तत्काल प्रभाव से, जो उन्हें पहले तो सुरक्षित उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, राजनीति नहीं करते। समाजवादी लोग जो है कभी भी आपदा में अवसर नहीं होते। तो इसमें आपको कोई कमी नजर आ रही है सर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें कहीं कोई कमी? तौर से एकदम कमियां नजर आ रही है। क्या कमी नजर आ रही है सर, गिना दीजिए जरा। प्रायोरिटी प्रधानमंत्री जी को क्रिकेट मैच दिखवानी चाहिए उस दिन वर्ल्ड कप में, उसके ऊपर डिबेट कराने की क्या किसी ने ध्यान दिया उस चीज को? क्या सरकार द्वारा गंभीरता ली गई? क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती? आप मुझे बताइए, इतनी जिम्मेदारी अगर होती तो दुबई के क्या नाम है, इधर सऊदी अरब में 8 लोगों को फांसी दे दी जाती है। अब फांसी के लिए हमारे शहीदों हमारे जवानों को 8 लोगों को फांसी गिरफ्त लाई जाती है, सरकार ने क्या एक्शन लिया? आपने कितने बार ये सवाल उठाया ऑपोजिशन होते हुए सर? आप हमसे सैकड़ों बार बोल चुके हैं, लेकिन ये सरकार के काम में जूता दिए इनसे। ये तो केवल मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी केवल अपना जो चेहरा चमकाने के लिए लगातार काम हो रहा है। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप बताओ 200 रुपए का गैस सिलेंडर डाउन करके सैकड़ों करोड़ रुपए के होल्डिंग लगा दिए मैडम। ठीक है, आऊंगी सर। ठीक है, और गेस्ट भी मौजूद है हमारे साथ। सस्ते कर दिए, 400 रुपए का गैस सिलेंडर को 1200 पहुंचा दिया, अब 1200 पे ला करके फिर उसको 200 रुपए सस्ते कर दिया, 1000 रुपए कर दिए। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपके पास मैं इसलिए आ रही हूँ सर, आप लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन जब हम कहते हैं तो सपा कांग्रेस सब साथ में है। जो सपा कह रही है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी कमियां नजर आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में?
देखिए अभी देखिए जो चल रहा है सेक्टर जरिए जो लाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार जो भी रहते हैं अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और 41 यानी हमारे श्रमवीर जो फंसे हुए हैं, सबसे पहले प्राथमिकता देश का और देश के राजनीति से परे हटकर इसमें इनको निकालने का प्रयास, सबका साथ सबका विकास दिखना चाहिए। और जैसे हमारे सपा के बड़े भाई बोल रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री जी तो देखिए प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री बन गए हैं। देश में हम 140 करोड़ भरोसा जनता प्रधानमंत्री खोजने में किया था। ये आए थे कि हम भाइयों बहनों परिवारजनों में बड़े निरंतर बड़े बड़े काम बड़े, आप देख रही होंगी पूरे चुनाव का प्रोपगंडा अभी चल रहा है। अभी तेलंगाना में अमित शाह जी, चाहे राजस्थान में इन्होंने पर्सनल अटैक कर और जिस तरह से कोई एजेंडा, कोई ये जो टर्मिनल सिक्योरिटी की बात होती है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे, चाहे इस पे नहीं कहे होंगे कि हमारे 41 मजदूर फंसे हैं, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। ये बात जरूर कहे होंगे कि हम ये बना दिए, मंदिर बना दिए, कॉरिडोर बना दिए। चुनाव में आप भगवान के नाम पर वोट मांगते हो, भगवान का मंदिर बनाने का काम नहीं सरकार का है, सरकार का निर्माण करने का काम है। स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और देश की व्यवस्था बनाने की जरूरत है। मंदिर और धर्म के नाम तक कब तक बेचेंगे इस देश को? हमारे देश में इस समय चल रहा है बेरोजगारी, जो आप प्रधानमंत्री आए थे, भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में आएंगे, ये सब तमाम मुद्दे एक बार भी नहीं दोहराए जाते हैं। चुनाव में आते हैं तो किसी पर क्या क्या भाषा का प्रयोग, प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा गरिमा का पद होता है। प्रधानमंत्री हम लोग पहले सुनते थे चुनाव में, जो प्रधानमंत्री एकाध स्टेट में एकाध बार जाते थे, ये तो पंचायत चुनाव में भी अपना नाम लगाते हैं, हार जाते हैं तो पीछे से दरवाजा से भाग जाते हैं। तो हम ऐसे प्रधानमंत्री चुने हैं जो प्रचार मंत्री का काम कर रहे हैं। आप इवैक्यूएट ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, अपने मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, ये जनता को मालूम है कि इतना दिन से इनको टीवी पर इतना दिन दिखा नहीं, अब कम से कम दिखने लगा। आप लोग चर्चा करने लगे कि 41 मजदूर जो देश के हिस्सेदार हैं और जिनका नव निर्माण करने में इनका भागीदारी है, इनके बिना कोई निर्माण नहीं हो सकता है। इनका कम से कम आपके चैनल पर, आपके नेशनल चैनल जो डिबेट नहीं किया, कम से कम आपने साहस करके इस पे डिबेट करने का काम किया। सर हम तो डे 1 क्योंकि उत्तराखंड में बैठे हैं तो हम तो डे 1 से इसको कवर कर रहे हैं। हमारे मजदूर है, वीर है, इनको बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल। पहले भी बोले कि आपके माध्यम से जो राजनीति हम लोग करने की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा पार्टी भी इस पे बड़े बड़े पोस्टर निकल जाएंगे तो पोस्टर लगाना शुरू कर देंगे। ये पोस्टर भी और जिस तरह से प्रचार तंत्र को लोकतंत्र में बहाल किए हैं, देश का पैसा खर्चा करना है, 1600 करोड़ रुपए का जहाज ले लेना, या 1400 करोड़ अपने मित्रों का माफ कर देना। ये सरकार गरीबों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, श्रमिकों का नहीं है, किसानों का नहीं है। 770 किसान इनके गलत 3 काले कानून से शहादत दिए और उनके बाद भी उनको आज प्रधानमंत्री राजस्थान में जाके बोल रहे थे कि 3100 रुपया में धान खरीदी करूंगा। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खरीद रहे हैं? उत्तराखंड में क्यों नहीं खरीद रहे हैं? आप जहाँ जा रहे हैं, आप पूरे देश के मालिक हैं, आप 400 रुपया में सिलेंडर पहले 14 के समय क्यों नहीं कर दे रहे हैं? चुनाव में जा रहे हैं जहाँ 500 रुपया में राजस्थान में अशोक गहलोत कर रहे हैं, तो आप भी कह रहे हैं 450 रुपया में दूंगा। ठीक है राजन, आपके पास आऊंगी स्वामीनाथ जी। ठीक है राजन सक्सेना जी, बात उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी है, वो जाते हैं कहते हैं हम बहुत बुलडोजर बाबा है। लखनऊ में 12 साल की बेटी को सामूहिक बलात्कार, 1 हफ्ता पहले 4-5 दिन पहले न्यूज में देखा, सामूहिक बलात्कार हो जाता है। बनास संसदीय ठीक है स्वामीनाथ जी, ये समस्या समझ में आ रही है, वायरल किया जा रहा है। ठीक है, ये समस्याएं समझ में आ रही हैं सर, और इनको समय समय पर उठाया जाता है। अभी सवाल विकास से जुड़ा हुआ है। बैठे हुए मांग कर रहे हैं कि इसका जांच ठीक है स्वामीनाथ जी, पड़े रहते हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? निकलती है बेटी पेशाब करने जाती है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है। सर ये मुद्दा ये आज का मुद्दा नहीं है सर। स्वामीनाथ जी प्लीज सर, बटोरा जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी वोट मांगेंगे कुछ दिन में कि हम मजदूर को बचाएं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। राजन सक्सेना जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है कि सरकार है उत्तराखंड में, और अपने तरफ से जो किया जा सकता है, क्योंकि सरकारों का काम है, अगर आपकी जनता को आपकी जरूरत है तो आप वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर हर पॉसिबल काम करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठा है कि विकास के नाम पर अगर कोई कंपनी लापरवाही करती है
तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी है, उस पर चर्चा की बात है। चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस, सपा या फिर बीजेपी, तीनों ही सवालियों के घेरे में होंगे, क्योंकि सभी ने सरकारें चलाई हैं इस देश में। बिल्कुल देखिए, जैसे कि चर्चा बोल रहे थे कि भारत सरकार ने सरकार इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर हम दूसरों की बात करते हैं, कर्मठ काम करने गए हैं, 4 धाम यात्रा के तहत हम पर्यटन स्थल ही बनाने का काम कर रहे थे। तो ये ये तो एक आपका उन्होंने ही काम किया है, क्योंकि मैं तो लगातार हमारी सरकार इसी पर काम कर रही है। हम 4 धाम यात्रा को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के विकास दर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उत्तराखंड में जो भी विकास काम होते हैं शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पे काम करने का काम कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से कहा है कि हम अगर किसी तरीके की उसमें किसी भी कंपनी अगर किसी तरीके के गलत काम करती है तो उसका जांच सुनाने का तथा निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम लगातार करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन राजन जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठा था वो यही कि एक कंपनी काम करती है और उसके बाद एक लापरवाही हो जाती है, उसकी वजह से मजदूरों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, सरकार उसके प्रति काम कर रही, कार्रवाई कर रही है। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स का, ऐसे कंपनियों का हौसला कैसे बुलंद हो जाता है जब आप कोई भी विकास करते हैं तो रिपोर्ट्स को, और खासतौर पर उत्तराखंड जैसी संवेदनशील जगह पर तो आपको रिपोर्ट्स की ध्यान देनी चाहिए, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स कहती है उन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर ये साइंटिफिक रिपोर्ट की अगर बात करें तो हमारे जो भी हम लोग देते हैं उनको हम एक रेट के ठेकेदारों को ही काम कराने का काम करते हैं। निश्चित रूप से ये एक आपदा का विषय है, इसको हम लोगों को अवसर बनाने का काम नहीं करना चाहिए। ये किसी की भी सरकार की घटना कहीं पर भी हो सकती है और निश्चित रूप से होती भी आ रही है। जरूरी नहीं कि निश्चित रूप से पिछली सरकारें भी थी, उनका भी ये आपदा का काम हुआ है, लेकिन हमारी सरकार ने जितनी तेजी में काम किया है आपको लगातार दिख रहा है। हम 2014 से सरकार में है और इस सरकार में आपने देखा उन्होंने लगातार विकास करने के काम किए, चाहे उत्तराखंड की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें। आपने देखा होगा कि हमने उत्तरकाशी में काम किया, अयोध्या में काम किया और उत्तराखंड में हम पर्यटन स्थल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उनमें जो काम है 4 धाम यात्रा से पर्यटन के लिए जोड़ने का लिए काम किया जा रहा है। और पर्यटन स्थल की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड थोड़ा सा संवेदनशील है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनल या जो भी ऐसे काम होते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखने का जरूरत होती है। तो थोड़े बहुत पुलिस काम हो जाते हैं, लेकिन किसी भी कारण पर अगर हमारी 40 मजदूर बचे हैं तो आपने देखा होगा हम 12 तारीख से लगातार उस पर काम कर रहे हैं और लगातार आपने देखा होगा मैडम उस पर हमारी जो भी आपके आईटीबीपी के जवान हैं प्रक्रियाओं या जो भी ठेकेदारों उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और उनको अच्छे से काम कराने का काम भी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ सभी को कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है 29 टनल्स इस वक्त पूरे देश में बन रही हैं और उन सभी की अब सिक्योरिटी जांच होगी, यानी कि सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा और ये जांच जो है वो NHAI और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब उत्तरकाशी रेल टनल हादसे ने, माफ कीजिएगा, एक सवाल जरूर उठाया था जिस पर अब ऑडिट होना बाकी है। सेफ्टी ऑडिट 7 दिनों में रिपोर्ट दी जाएगी। जी स्वामीनाथ जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप प्लीज बोले। ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे भाई साहब जैसे बता रहे हैं टर्मिनलों की मामला, तो देखिए अंधरा पुल बनारस में गिर जाता है, कई लोग दब के मर जाते हैं और मिनिस्टर से भेजे कहीं वो कंपनी जाता है, आज तक जांच नहीं हुआ और जो मरे उनको मुआवजा नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में कई घटना सड़क धंस जाता है जिसको ये लोग जैसे 250 करोड़ में रिपोर्ट आया, 1 किलोमीटर से 250 करोड़ में रोड बनाया जाता है। कंपनी जिसमें काम कर रहे हैं, जो देखी होंगी गुजरात में घड़ी बनाने वाले को मोरगा में पुल उसका दिया गया बनाने के लिए, तो जो बनाने वाला जो हवाई जो काम नहीं करता उसको बनाने का, जो कभी हेलीकॉप्टर नहीं बनाया है, कभी शस्त्र नहीं बनाता है, उसको दे दिया जाता है। तो जो कंपनी जो काम करता है उसके मुताबिक देना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं मंदिर में जितने ट्रस्टी हैं, जितने धंधा बिजनेस करने वाले हैं, वहाँ गुजरात के लोग बन गए हैं। जितना टेंडर भारत सरकार में हो रहा है सारा गुजरात के टेंडर लेने आ गए और देश में जो दुर्दशा हो रहा है उस पर चुप्पी साध लिया जाता है। चाहे देश के पैसे लेके भगोड़े जितने गुजरात के भगे ट्रस्टी और चाहे विजय माल्या, किसी का पैसा रिटर्न अभी तक देश में नहीं आया। तो देश के टैक्स का पैसा जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषणों में बोलते हैं मैं 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे दिया। अरे भैया अपने घर की चाचा घर से नहीं लाए थे, फ्री में दे दिए। हमारे टैक्स पैसा, आपके टैक्स पैसा, और देश का जनता फ्री में नहीं चाहता है।
हमारा जो मजदूर है फंसे हुए हैं, ये मेहनतगर मजदूर है। देश के लोग चाहते इंडस्ट्रीज लगे, कारखाने लगे, फैक्ट्रियां लगे, और नियमावली को चेंज कर दिया जाता है। जब नीतिबाजी आ जाती है तो कोई नियम नहीं रहता है, नियम साफ कर रख दिया जाता है और कोई जांच नहीं होता है। ठीक है चंचल कुमार, अगर विपक्ष बोलता है तो ईडी सीबीआई भेज दिया जाता है। आप देखते होंगे कि जिस तरह से दोनों का बेटा करोड़ों रुपया लेके बोलता है, उसका पैसा पहुंचता, देने वाला बताता है इतना पैसा आपका पहुंच गया, 1 करोड़ 18 करोड़, लेकिन एक ईडी का संबंध नहीं जाता है, न जांच का विषय बनता है। और जितने अपराधी होते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा को 20,000 कई हजार करोड़ का उनके अपराध रहता है, उनको सीएम बना दिया जाता है, अजीत पवार को डिप्टी सीएम। तो ये अपराधी को जिसको बोलते हैं, जिसको लुटेरा बोलते हैं, अपना साथी बना लेते हैं। ठीक है राजन जी और स्वामीनाथ जी आऊंगे आपके पास। चंचल जी, सुरक्षित हाथों में नहीं है देश। अब जो जनता, अब एक नाम खोजा है, आपको भी मालूम होगा, पूरा देश में चल रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने में कई लाख करोड़ खर्चा किए थे, लेकिन अब देश का दुर्भाग्य है कि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं देश में एक लड़ गया है। ठीक है सर, प्लीज आपस में लड़िए मत, आराम से सबको बोलने का मौका दिया जा रहा है। प्लीज राजन जी और स्वामीनाथ जी 1 मिनट, चंचल जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनको सुन लीजिए सर एक बार। आधार पर चल रहा है। ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। मैं चंचल जी के पास जाऊंगी। चंचल कुमार जी, ठीक है, आप लोग विपक्ष में हैं, सवाल उठाना आपका काम है, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है सर। अभी सवाल उठाने का क्या मतलब है? या तो पहले उठाइए जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, गलत लग रहा था, या फिर बाद में जब एक बार 41 मजदूर बाहर आ जाए तब उठाइए। ठीक है राजन जी आऊंगी सर आपके पास, आऊंगी सर, 1 मिनट बात पूरी जी। जहाँ तक सवाल उठाने की बात है, मैंने आपको सबसे पहले कहा कि पूरी संवेदना है और हम सबकी दुआएं हैं कि जल्द से जल्द वो हमारे जो कि मजदूर भाई लोग हैं वो बाहर आए, उनके परिवार में दुख इस घड़ी में हमारी जल्दी संवेदना है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी जो बड़ी बातें करते थे पहले 2014 में, आपको याद है भाई बहनों, डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाई बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार की बात मोदी सरकार डॉलर की बात करते थे, 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात करते थे, 2022 तक गंगा सफाई की बात करते थे। आपको याद होगा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करते थे। आपको याद होगा कितनी लक्ष्यदार बातें करते थे प्रधानमंत्री। गैस सिलेंडर को लेकर 400 रुपए की बातें करते थे, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। और आप सोचिए आज पूरे देश में, आपको बिलीव नहीं होगा, 40 जो हमारे मजदूर फंसे हैं, ना जाने कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी एक हमारी बहन उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर सुसाइड कर लिया कि सरकार में रोजगार नहीं मिल सकता मुझे, और वो पढ़ी लिखी बच्ची भर्तियां नहीं आ रही हैं। आप बताओ, जो एक पात्रता परीक्षा इनकी है, केवल एग्जाम में बैठने के लिए एक पात्रता परीक्षा सेट है, सेट 1 साल में 1 बार हो रहा है और एक भर्ती भी नहीं आ पा रही है। ट्रेनों में, रेल पटरियों में कितनी दुर्घटनाएं हुई। चंचल जी मेरा सवाल आपसे ये है, आप पानी में डूब मरना, ठीक है, आप लोग टनल से हटके अगर बात कर ही रहे सवालों पर, इसे आम जनमानस के सरोकारों से कुछ भी लेना नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप सवाल उठा रहे हैं सर, अभी तो टनल की बात हो रही है। चंचल जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा छोटा सा सवाल सुन लीजिए। अभी तो टनल की बात हो रही है, खैर आप और मुद्दे भी ले आए हैं, लेकिन आपकी भी कुछ कमियां रही हैं ना, जो आपको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। दूसरी बात, अगर आपका ये मुद्दे इतने ही चर्चाओं में हैं, तो आप लोग क्यों नहीं उसे मुद्दा बना पा रहे जनता के बीच में? क्यों जनता आपको मौका नहीं दे पा रही? मैडम, हम लोग तो बना रहे हैं, लेकिन आप लोग डिबेट इस बात को कराते हो कि मोदी जी आम ठोक के खाते हैं कि काट के खाते हैं। आप डिबेट इस बात को कराते हो मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं कि 50 लाख का सूट पहनते हैं। आप डिबेट इस बात का कराते हो कि मोदी जी कितने 18 घंटे सोते हैं कि 22 घंटे सोते हैं। चंचल जी, आप इस बात का डिबेट कराते हो कि मोदी जी सुबह जो है नंगे पांव चलते हैं कि चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं। आपको मीडिया चैनल्स नहीं है चंचल जी, और मुद्दे सारे के सारे खत्म हो गए। सौभाग्य से हम वो चैनल्स नहीं है। अच्छा एक मिनट, लड़ने की बात नहीं, आराम से 1 मिनट। जब मीडिया की बात हो रही है चंचल जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूँ चंचल जी, एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। 1 मिनट, ठीक है।
ठीक है चंचल जी, मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ छोटी सी बात सर। आपने मीडिया के बारे में बोला, पर सौभाग्य से हम वो मीडिया चैनल्स में से नहीं है जो इस तरीके की खबरें चलाते हैं। जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं या कितने घंटे सोते हैं, हम उन मीडिया वालों में से नहीं है, ना हम उन मीडिया चैनल्स की तरह हैं। तो जो करते हैं उनको करने दीजिए, हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए सर। नहीं मैडम, निश्चित तौर पर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी सोच को प्रणाम करता हूँ। लेकिन सवाल यह है आज जो प्रेस फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है, उसमें 180 देशों में 161वें रैंक नंबर की रैंकिंग हमारी मीडिया की है। ये सवाल आपके ऊपर उठते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, आप पूरे देश की जो वर्ल्ड रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग में हिंदुस्तान की जो हमारी जो रैंकिंग आती है 161वें नंबर की आती है। तो ये सवाल ये है कि आज प्रमुख मुद्दे जो हमारे हैं, आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे हमारे दोनों भाई लोग बैठे हैं, शायद हर परिवार में किसानी होती होगी, सब लोग सामान्य परिवार के लोग हैं। ऐसा कौन सा परिवार नहीं है जो ये ना जानता हो कि 1 बीघे धान की खेती में 18,500 लाइट लग रही है। चलिए आप मेरी छोटा सा चंचल जी एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि फिर ये मुद्दा जो है वो भटक जाएगा। एक छोटा सा सवाल है, आपको भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला, आपने सरकार चलाई और आपने काम भी करवाए, टेंडर्स भी दिए। ऐसे कई मौके आए होंगे जब ठेकेदारों ने जो टेंडर्स लिए, काम गुणवत्ता पूर्वक नहीं किया, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। तो उसकी जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? आप लोग भी तो जिम्मेदार रहे हैं, लेकिन आप भी तो उसे ठीक कर रहे हैं ना सर। सिमिलरली भाजपा के साथ है, कांग्रेस के साथ है। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बात मुझे आप बताइए, देखिए जब हमारी सरकार में, आपको याद हो, आगरा एक्सप्रेस वे बनना था, हमारे यहाँ आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि 24 महीने में ये एक्सप्रेस वे बनना है। जो कंपनी 24 महीने में अगर बना के भेजेगी तो उसमें जो है हम उन कंपनियों को एक तरीके से प्रोत्साहन राशि भी देंगे। और समाजवादी सरकार में 23 महीने के अंदर 324 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन के तैयार हुआ। और उस एक्सप्रेसवे की क्वालिटी आप देख लीजिए। अभी आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चले जाइए, आजमगढ़ से लेकर के, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक बना है। आप कभी गाड़ी से चलिए मैडम, आपको मालूम हो जाए कितना वर्स्ट कंडीशन का ये एक्सप्रेसवे बना है, कितना घटिया कंडीशन जो बना है। आए दिन घटनाएं घट रही है रोड पे, ऐसे ही चलती है, ऐसे ऐसे गाड़ियां चलती हैं, छोटी गाड़ियों में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये क्या ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत है सरकार की? नहीं करेगी, क्योंकि अडानी अंबानी के हाथों में देश को बेचने वाले लोग, आप उनकी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा शाहरुख खान के बेटे के गुड़िया ड्रग्स के लेकर के जेल में जा गया, वो अडानी एयरपोर्ट पे, हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए। लेकिन क्या हुआ? आपने डिबेट किया, इसने डिबेट किया, मुझे बताइए अगर आपके चैनल ने डिबेट किया हो तो सवाल ये बनता है मैडम, ये सवाल है, लाजमी है, जनता पूछ रही है। और ये मैं बता दूं, देश का चौथा जो स्तंभ है मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये स्तंभ डगमगा गया है। आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है उसको बचा के रखें, नहीं आने वाली पीढ़ियां आपको सवाल पूछेगी, देश दिख रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप सरकार की हजूरी में हाँ मिलाने से क्या कर रहे थे? इसलिए आने वाली पीढ़ियां सवाल न खड़ा करें, इसलिए हमें और आपको अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन भी करना होगा और अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत भी रहना होगा। बिल्कुल सर, हम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, इसलिए दोनों विपक्ष और पक्ष से सवाल करना हमारा काम है और आपका काम हमें जवाब देना है, और यही हो रहा है इस डिबेट में। मैं आपके पास आऊंगी राजन सक्सेना जी। राजन सक्सेना जी, यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, खुद अधिकारी ये कह रहे हैं कि कुछ फिक्स नहीं है, ये पूर्वानुमान है, लेकिन जो सवाल उठते हैं वो लास्ट में जाकर क्यों उठते हैं? आप लोग पहले उसको इनिशियल स्टेज पे रेक्टिफाई क्यों करने की कोशिश नहीं करते हैं? बेटा हम निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन ये तो एक आपदा अपनी छोड़ दीजिए और इन लोग तो मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। ये इन्होंने देखा होगा बुंदेलखंड में इन्होंने जो काम किए, इनके तो मंत्री ने बुंदेलखंड को खोखला करने का काम किया, इनके आजम खान ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का काम किया। इनके नेताओं ने आपने देखा होगा कि पूरे आपके जो जिनकी बात करें डेढ़ करोड़ रुपए का फुबारा ऐसे ही रखने का काम किया। इन्होंने कौन सी सरकार में अच्छे काम किए? अगर इनकी सरकार में अच्छे काम किए होते तो ये अभी तक सरकार में होते तो निश्चित से जनता ने इन्हें नकारा है और आगे भी नकारती आए। और जहां तक हम टर्नल की बात करें तो टर्नल में निश्चित रूप से आपदा थी और ये अब तक कहीं पर भी हो सकती है और हम उस पर निरंतर काम कर रहे हैं
और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सत्ता में हम लोग जल्द बाहर निकले और 40 मजदूर सकुशल बाहर निकले। बिल्कुल सर, लेकिन राजन जी, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये मानव जनित आपदा थी जिसका जो है जिसको भुगतना पड़ रहा है उन 41 मजदूरों को। हालांकि 41 मजदूरों का हौसला इतना बुलंद है कि वो 12वां 13वें दिन से वो अंदर फंसे हुए, लेकिन हौसला जस का तस बना हुआ है। मैडम, क्या 13वां दिन है और हमने उनकी खाने की व्यवस्था के लिए आपने देखा होगा फायर की व्यवस्था, ऑक्सीजन लाइट और उसकी व्यवस्था निश्चित रूप से कर रखी है और मैं इस पर निरंतर काम चल रही है और लगातार काम हो रहा है। निरंतर मोदी जी से लेकर जो भी वहाँ के दावी दी है आगे पूरे निरंतर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो सफलता हासिल होगी और इससे सभी के साथ की जरूरत है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी स्वामीनाथ जी। यहाँ पर विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि उत्तराखंड में तो कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है, तो हमने कई बार देखा है पहले के समय में मुख्य विपक्षी दल सरकार के साथ मिलकर कई ऐसे मामले सुलझा देती थी क्योंकि सत्ता में रहने का मौका आपको भी मिलता था, उन्हें भी मिलता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पक्ष विपक्ष को ऐसे मामलों में तो साथ में मिलकर काम करना चाहिए? माफ कीजिएगा। मेरा प्रदेश अध्यक्ष से लेके पूरे हमारे वहाँ के लोकल और सारे लीडर वहाँ गए थे और आज भी लगे हुए निरंतर और कार्य सेवक भी मेरे लगे हुए हैं। इन लोग के जो गलत जो नियमावली है उसके वजह से आज देश भोग रहा है। ये गुजरात में भी उतने लोग मरे, 152 लोग, मोरबी में जो घड़ी बनाने वाले को पुल का ठेकेदार बना दिया गया, जो ये लोग जांच परख के नहीं बस इनका सर्टिफिकेट ऐसे ही हो जाता है और दे दिया जाता है कि बनाओ भैया, चाहे रोड धसे चाहे पुल धसे चाहे जनता मरे, इनसे कोई ये बात नहीं, बस हमारा नेतागिरी चले। राजनीति दूरीकरण की वजह से देश को धोखा देने का, देश को जिस तरह से निरंतर कर्ज पे कर्ज लादा जा रहा है। पहले 75 साल की बात बोलते थे, 55 लाख करोड़ हमारे देश पर कर्ज था और 9 साल में ही 155 लाख करोड़ देश पर कर्ज हो गया। 1400 करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ कर दिया जाता है, गरीब और किसान मजदूर का 14 रुपया नहीं माफ करती है सरकार। और इस तरह से निरंतर देश चाह रहा है कि हम तो बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री खोजे थे और ये राजनीति करते हैं, हर चीज में राजनीति करते हैं, ये सबको प्रोपगंडा बना देते हैं, लेकिन एजेंडा नहीं बताएंगे। हम देश का विकास नहीं बताएंगे, देश में जो किए अपने कार्यों को नहीं बताएंगे, उल्लेख नहीं करेंगे, बस खाली एजेंडा अपना फंडा। अरे भैया, अगर राम मंदिर तो हमारी आस्था, भगवान सर्वत्र है, तुम में, हम में, खड़क खम में, तो भगवान का काम, भगवान आशीर्वाद भक्तों को देते हैं, भगवान का काम भक्तों के द्वारा वो किया जाता है, वो कोई एजेंडा नहीं होता है। देश का शिक्षा, जैसे अमित शाह बोलते हैं कि 14 के बाद IIM, इसरो, IIT बनाया गया, ये सब बनाया गया, इतना झूठ बोल के राजनीति करना नहीं चाहिए देश की जनता। अब लोग समझे हैं जाकर, ये लोग जितने, और देख लीजिए पूरा उठा के जो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग प्रदेश के लोगों को मिलता था, बड़े कॉन्ट्रैक्टर, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को मिलता था, जो जैसे हमारे काम हुए उत्तर प्रदेश में, चाहे कई प्रदेशों में पहले की सरकारें काम की है, आज भी मजबूत सड़क है, कुछ नहीं। अब जो बनाए जा रहे हैं बड़े कॉन्ट्रैक्टर कौन आ रहे हैं? सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर गुजरात के ही पैदा लिए हैं, चाहे किसी भी चीज में गुजरात के लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आज तक गंगा सफाई नहीं हुआ और गंगा सफाई के नाम पर वोट मांगा गया, सब कुछ किया गया। कोरोना काल का जो डंका दिया, टॉर्च बार कर कोरोना भगाने का काम किया गया, जिस तरह से 47 लाख लोगों का बलि हुआ और अपने पिता का, भाई का लाश आदमी नहीं जला पाया, दुर्भाग्य था। ये देश में बहुत बड़ा पनौती लग गया है। देश के लोग जान गए हैं कि इस देश में अब आने वाले इस पनौती को हटाना है। जीवन के संकल्प लेकर एक नए चमत्कार के साथ, नए ऊर्जा के साथ ये परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन होता है तभी विकास होता है। हम विकास के नाम पर वोट दिए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे 56 इंच का सीना लेके आए हैं, नोटबंदी किए, एक अतिरिक्त भार, अब ऐसे ऐसे नव निर्माण होते हैं, कार्य होते हैं, उसका जांच परख नहीं होता, उनको ठेका दे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, चलो भाई पीछे दरवाजा से आओ, कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाओ। ये सबका जांच का विषय, आपकी सरकार है, सत्ता है, आप ईडी के द्वारा इलेक्शन लड़ते हैं, इनकम टैक्स के द्वारा इलेक्शन लड़ते हैं, जनता के विश्वास खो चुके हैं। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है सिवा मंदिर का। हम कॉरिडोर बना दिए,
हम मंदिर बना रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा हमने की यहाँ पर किस तरह से सिलक्यारा टनल हादसे पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ कमियां जरूर रही हैं और इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो सवाल इससे उठा है कि जितने भी निर्माणाधीन जो टनल्स हैं या फिर सड़कें हैं उनकी जाँच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खासतौर पर उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य के लिए जो पहाड़ी इलाका है और हिमालयी इलाका है, और यहाँ पर जो है बहुत सेंसिटिव जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो तमाम भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स है, जो विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स है, उनको ध्यान में दिया जाए। हालांकि जो सिलक्यारा टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो भी आगे जारी है, और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अधिकारियों द्वारा और साफ तौर पर तमाम तरीके के यहाँ पर जानकारियाँ साझा की गई थी कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑगर मशीन के सामने जो है जो बाधा आई थी, जो गर्डल आया था, उसको हटा दिया गया है और यहाँ पर वेल्डिंग का काम पूरा हो गया है। वेल्डिंग के काम को ठंडा होने में जो है वो 2 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में अब फिर एक बार तैयारी की जाएगी ऑगर ड्रिल मशीन से ड्रिल करने की, और 2 और पाइप यहाँ पर 6-6 मीटर के डाले जाने हैं। और ये कहा जा रहा है, ऐसा पूर्वानुमान है, फिर बता देना चाहते हैं अधिकारियों की तरफ से भी यही कहा गया है कि ये कोई फिक्स्ड डिटेल्स नहीं है, जानकारियां नहीं है, ये बदली भी जा सकती हैं, ये बदल भी सकती है परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पूर्वानुमान है जो अधिकारी अभी फिलहाल बता रहे हैं। बहरहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही।